हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर इतिहास से आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग इतिहास पहले कंप्लीट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर इतिहास का, कब, कहाँ और कैसे से। ठीक है, इसमें कब, कहाँ, कैसे में फुलमनी की जिज्ञासा है। फुलमनी अपने घर के पास से गुजरती रेलगाड़ी को देख रही थी। अचानक उसके मन में सवाल उभरा, जब रेलगाड़ी नहीं थी तब लोग कैसे सफ़र करते होंगे। वो सोचने लगी इतनी पुरानी बात को कोई कैसे जान सकता है। ये सही बात है कि ये बस फुलमनी के नाम पे ये सोच नहीं आया, ये सबके मन पे आती है। सबके मन में ये बात आती है कि पहले ये सब नहीं था तो आदमी कैसे रहते थे, कैसे जाते थे। जैसे कार नहीं थी, हवाई जहाज़ नहीं थी, तो हम यहाँ से वहाँ तक कैसे जाते थे, कैसे अपना गुजारा करते थे। सबके मन में आती है ये। चलिए हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं फुलमनी की जिज्ञासा से, और हम लोग अपने जिज्ञासा से भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की दुनिया ने खूब तरक्की कर ली है। खूबसूरत सड़कें, ऊंची इमारतें, आधुनिक समाज की प्रगति का मानक बन गया है। यह विकास रातों रात नहीं हुआ। इंसानों ने बैलगाड़ी से हवाई जहाज तक की विकास यात्रा भी एक दिन में पूरी नहीं की। यहाँ तक पहुँचने में उसे हजारों साल लगे। किसी एक दिन की घटना की जानकारी के लिए समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन का सहारा ले सकते हैं। कोई भी किसी जानकारी के लिए हम लोग समाचार पत्र और टेलीविजन के लिए कुछ दिन के लिए जान सकते हैं, कुछ दिन की घटना जान सकते हैं, लेकिन बहुत वर्ष पहले क्या हुआ था ये कैसे जान सकते हैं, ये हम लोग नहीं जान सकते। जैसे कि आप आगे देख सकते हैं या इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इतिहास से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है निश्चित रूप से हुआ है। ठीक है, अतीत की कहानी। बीते दिनों के मानव की कहानी की इतिहास कहा जाता है। जो बीते दिन हो गए हैं, बीते दिन मानव की कहानी, जितने मानव की कहानी है उसको इतिहास कहा जाता है। वर्तमान को समझने के लिए इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, हमारे पूर्वजों का जीवन कैसा था, उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उसका हल वे कैसे निकालते थे। अतीत में लोग कहाँ रहते थे, वे लोग क्या खाते थे, उनका पहनावा कैसा था, उनके घर की बनावट कैसी थी। उस समय शासक के अतिरिक्त व्यापारी, कारीगर, किसान, पुरोहित, मजदूर सभी समाज के महत्वपूर्ण अंग होते थे। इनके विषय में जाने बिना हम उस समाज को सही ढंग से नहीं समझ सकते। इसीलिए इतिहास में अब समाज के केवल उच्च वर्ग का ही नहीं बल्कि निचले स्तर के लोगों के कार्यों और रुचियों को भी जानने का प्रयास किया जाता है। वास्तव में पहले इतिहास में ज़्यादातर तारीखी घटनाओं, विशेषकर राजनीतिक घटनाओं की भरमार रहती थी। अब इतिहास में जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इतिहास के जानकार को इतिहास कहा जाता है। ठीक है, इतिहास के जानकार को इतिहास कहा जाता है। अब देखिए, यदि आप हजारों साल पहले होते, यहाँ पे सोचने के लिए कहा गया है कि यदि आप हजारों साल पहले गुफा में ज़िंदगी गुजारते तो आपके पास खाने के लिए क्या साधन होते। ये सोचने वाली बात है। पहले कृषि नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो आदमी क्या खाता था, क्या खा के रहते थे, अपना पालन पोषण किस प्रकार करते थे, यह जीवन कष्टकारी होता या आनंदमय होता, ये सोचने के लिए बोला गया है। ठीक है, ये क्यों आवश्यक है इतिहास का ज्ञान। धरती में मानव जीवन का अस्तित्व कई लाख वर्ष से है। हम अपने वर्तमान का अध्ययन अतीत के ज्ञान के बिना नहीं कर सकते हैं। इतिहास से सबक लेकर हम अपने वर्तमान को बेहतर कर सकते हैं। अतः इतिहास अतीत को समझने का प्रयास है। इतिहास में हम न सिर्फ अपने देश के बारे में पढ़ते हैं बल्कि दुनिया के अन्य देशों के बारे में भी पढ़ते हैं और उनकी सांस्कृतिक से परिचित होते हैं। महान लोगों की जीवनी और उनकी शिक्षाओं को पढ़कर उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। हाँ, उनकी जीवनी से ही हम लोग प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आजकल जो भी कुछ हम लोग सीखते हैं अपने माँ बाप जो पहले जीवन बिता लिए हैं उनसे सुन के समझ के हम लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। क्या सही क्या गलत समझ में आता है, हम लोग को प्रेरणा ही मिलती है ना, दादा दादी, मम्मी पापा सबसे। वही बात है, लोग कहाँ रहते थे पहले। प्रकृति ने भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप प्रदान किया है। ठीक है, उत्तर में हिमालय पर्वत एक ऊंची दीवार के समान उसकी रक्षा करता है। इसके पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण में विशाल सागर है। भारत में लाखों वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। ये सबसे पहले नर्मदा नदी के तट पर इंसान रहे हैं। ठीक है, और मानचित्र 1 में नर्मदा नदी पता लगाया। अपने भोजन के लिए वे जड़ फल जंगल क्या संग्रह किए करते थे। उत्तर पश्चिम में यहाँ मानचित्र बोला गया। देखिए यहाँ पे मानचित्र दिया हुआ है, दिख रहे हैं, मानचित्र दिख रहा होगा, जूम करते हैं, देखिए। ठीक है, मानचित्र है। मानचित्र आप लोग देखिए और उसको घर में प्रैक्टिस करिए। इंडिया का मैप सबको आना ही चाहिए। हमारे मातृभूमि है, हमारी भारत है, इंडिया है, जानना चाहिए कि इंडिया कैसे बनता है। ये घर में प्रैक्टिस करिए और इसको बनाने का कोशिश करिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं क्या है क्या नहीं है। देखिए, इसमें बताया गया है सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। ठीक है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाइए।
इसमें बोला गया है सुलेमान और कित्थर पहाड़ी का पता लगाइए। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व गेहूँ और जैसी फसलों का उपजाना प्रारंभ किया गया है। सुलेमान और कित्थर पहाड़ियाँ कहाँ है, आप लोग देखिए, सुलेमान और कित्थर पहाड़ियाँ कहाँ है, और गारो तथा मध्य भारत में बिंद पहाड़ियाँ कहाँ पे है। ठीक है, मैं जूम कर रही हूँ, आप लोग देखिए, दिखाती हूँ आप लोग को। ठीक है, सुलेमान और कित्थर पहाड़ियाँ देखिए यहाँ, सुलेमान कित्थर, कित्थर सुलेमान, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या बोले, पूर्व तरफ गारो तथा मध्य भारत, देखिए गारो, गारो है, ठीक है, और मध्य भारत में बोला गया बिंद पहाड़ियाँ। देखिए ये मध्य हुआ, ये बीच हुआ, बीच में देखिए बिंद पहाड़ियाँ है। ठीक है, आप लोग तो मैप जानते होंगे, चलिए एक बार फिर भी बता देती हूँ। इसको उत्तर बोलते हैं, इसको दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण, इसके बाद पूर्व, उत्तर पश्चिम और पश्चिम दक्षिण। ठीक है, दक्षिण पश्चिम ये साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग सुलेमान और कित्थर पहाड़ियाँ पता लगाएं। पता तो हम लोग लगा लिए, सुलेमान और कित्थर पहाड़ियाँ कहाँ है। ठीक है, मैप जान लिए, मैप घर में बनाइए। चलिए अब यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, सुलेमान और कित्थर पहाड़ियाँ, सुलेमान और कित्थर पहाड़ियाँ पता लगाइए। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है, हम लोग ने पता लगा लिया। अब ऐसे कुछ क्षेत्र स्थान है जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व गेहूँ और जौ जैसी फसलें का उपजाना प्रारंभ किया गया। ठीक है, इन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। यहाँ लोग गाँव में रहते थे। और उत्तर पूर्व में गारो, उत्तर पूर्व ये वाला, उत्तर पूर्व में कुछ क्षेत्र है जहाँ कृषि का विकास हुआ, सबसे पहली बार कृषि का विकास हुआ। ठीक है, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। ये जो आपका गारो, ये गारो पहाड़ियाँ और आपकी विंध्य पहाड़ियाँ है, यहाँ पे सबसे पहले कृषि का विकास हुआ और ये सबसे पहले चावल का उत्पादन किया गया है। कि एग्जाम में भी पूछा गया है कि सबसे पहले चावल का उपजाऊ कहाँ हुआ था, कहाँ पे किया गया था। ठीक है, ये याद होना चाहिए, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। एनसीईआरटी टिप्स पे होना चाहिए, ये आप लोग को पता रहना चाहिए। एनसीईआरटी पढ़िए और आप एग्जाम में देखिए, एमसीक्यू लगाइए, देखिए आपका बहुत सारा क्वेश्चन आप खुद बना ले जा सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस एनसीईआरटी पे आप ध्यान देते जाइए, मैं बताते जा रही हूँ, आप बस सुनते जाइए, आपको याद होते जाएगी, एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें तो अब कृषि का विकास हुआ, सबसे पहले चावल उपजाया गया। मानचित्र 1 में गंगा तथा सोन नदी की तलाश कीजिए। ठीक है, अब इसमें बोला गया गंगा और सोन नदी की तलाश कीजिए। गंगा के दक्षिण इन नदियों के आसपास स्थित प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। गंगा के दक्षिण में आपको गंगा कहीं दिख रही होगी, गंगा नहीं दिख रही होगी, रुकिए जूम करते हैं। अब आपको गंगा दिख रही होगी, देखिए गंगा, ठीक है, गंगा नदी, सोन नदी। ठीक है, और गंगा के इन नदियों के आसपास के क्षेत्रों को, जितने भी इसके आसपास के क्षेत्र हैं, इसको प्राचीन काल में मगध कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मगध कहा जाता। हाँ, ये इतना पढ़ लिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ कहा गया इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। मगध के जो भी शासक थे वो बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। लोग ने हमेशा उपमहाद्वीप के हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियों, समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी थी। यहाँ थी, फिर भी यहाँ यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। पहाड़ी दर्रे भी संपर्क के रास्ते थे और सदियों तक लोग इसे दोनों ओर आते जाते थे। पहाड़ी दर्रे विचारों एवं संस्कृति के आदान प्रदान के मार्ग बने। लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। सेनाएं दूसरी क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने उद्देश्य यात्रा करती थी। वहीं व्यापारी काफिले में और कभी जहाजों यात्रा करते थे। धार्मिक गुरु लोगों की शिक्षा और सलाह देते हुए एक गाँव से दूसरे गाँव तक जाया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिला। लोग इधर से उधर जाते हैं तो बहुत सारे विचारों का आदान प्रदान होता है, जो कि लोग बहुत कुछ सीखते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया कि आज के लोग यात्रा क्यों करते हैं, आज के लोग यात्रा क्यों करते हैं, आज के लोग यात्रा, आप लोग बताइए कमेंट में। आजकल के लोग यात्रा क्यों करते हैं, कुछ जानने के लिए या इंजॉयमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए, या कुछ जानने के लिए, या व्यापार के लिए, बताइएगा कमेंट पे। ओके, चलिए इसमें बताया गया देश के नाम। देश के लिए, अपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। ये सबके मन में आता है कि देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा, इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग कैसे हुआ। ठीक है, ऐसे अचानक तो कोई इंडिया और भारत का नाम नहीं दे दिया गया, कुछ तो रीज़न होगा। ये देखते हैं आगे। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, यानी सिंधु नदी से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया, यानी
सिंधु नदी। ठीक है, ईरानियों यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंडोस और इन नदी के पूर्व के स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का। जो ईरानियों और यूनानियों थे ना, वो सिंधु की जगह उस सिंधु की जगह इंदोस बोलते थे, इंदोस बोलते थे, और हमेशा सौ लगाते थे। सिंधु वो लोग नहीं बोल पाते थे, सिंधु नहीं बोल पाते, जिसकी वजह से वो लोग इंदोस बोलने लगे, इंदोस अथवा इंडोस बोलने लगे, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया, और उसी वजह से इसका नाम इंडिया पड़ गया। भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ठीक है, और इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका इस्तेमाल देश के लिए होने लगा। अरबों ने इस धरती को अल हिंद और तुर्कों ने हिंदुस्तान कहा है। अरबों ने इस धरती को अल हिंद और तुर्कों ने हिंदुस्तान कहा है। ठीक है, आइए इसकी ब्लू में क्या दिया हुआ है, आइए इसको नज़दीक से देखते हैं थोड़ा। देखिए वर्तमान झारखंड का नाम भी प्राचीन काल से परिवर्तित होता रहा है। विभिन्न ग्रंथों में झारखंड को उल्लेख मिलता है। इस क्षेत्र का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र प्रदेश कहा गया है। वायु पुराण में मुरंड कहा गया है, विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है, भागवत पुराण में किकट प्रदेश, और महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरिक देश व पशुभूमि कहा गया है। ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, कि झारखंड का नाम किसके नाम से बोला गया है, ये वाला याद करना है। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है झारखंड के लिए। ये वायु पुराण में क्या बोला जाता है, विष्णु पुराण में झारखंड को कौन नाम से बुलाया जाता है, क्या क्या नाम है, ये ब्लू वाला आप लोग याद करके रखिएगा, आप लोग के एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए अब इसमें येलो वाला में दिया हुआ है, पुराने समय में भारत को किन किन नामों से जाना जाता था। भारत को किन किन नामों से जाना जाता है वो सोचने के लिए बोला गया है, वो काम दिया गया है। अब बच्चे खोज करेंगे और आप लोग देखिएगा, समझिएगा, खुद से खोजिए। ठीक है, चलिए। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत सच में दूसरा है, और चीन सबसे पहला है। चीन पहला है, इंडिया दूसरा है। दक्षिण एशिया को विशालता तथा एशिया महाद्वीप के शेष भाग से समुद्र, पहाड़ी तथा पर्वतों के द्वार पृथक होने के कारण उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश भारत है, अतः इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसके अंतर्गत अन्य देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि सम्मिलित हैं, जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि इसके सामने के पड़ोसी देश है सब। काल निर्धारण से हम लोग इतिहास को समझते हैं। ठीक है, देखिए, ओके। काल के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। काल के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल। लिखने की कला सीखने के पहले मानव लाखों वर्ष पहले तक इस धरती पर रह चुका था। जिस काल में मनुष्य का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जो वो तो जिया है लेकिन उसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। बाद में मानव लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, सब सीखा, तो मानव प्रगति की कहानी के इस भाग इतिहास कहते हैं। और उसके लिखित इतिहास को कहते हैं जिसमें लिखित विवरण मिलते हैं, उसे इतिहास कहते हैं। और आद ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अभी तक साक्ष्य मिले, मतलब लिखित जो भी है साक्ष्य मिले हैं, सब कुछ मिले, लेकिन उसे अभी तक नहीं पढ़ाया गया है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता आज तक उसको पढ़ी नहीं गई है। बाकी सब मोसोपोटामिया हो गया, मोहनजोदड़ो का हो गया, सब पढ़ा गया है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का आपका वो नहीं पढ़ा गया, आज तक नहीं पढ़ा गया। अभी यही हाल ही का न्यूज़ है, ये 5 जनवरी 2025 का। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने घोषणा की है कि जो विशेषज्ञ या संस्था सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सफलतापूर्वक पढ़ेगा उसे $1 मिलियन की पुरस्कार मिलेगा, उसे $1 मिलियन का पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, ये करंट की न्यूज़ है। देखिए आगे क्या होता है, कौन संस्था क्या उसका लिपि पढ़ते हैं, कौन विशेषज्ञ देखा जाता है, बाद में पता चलेगा ही न्यूज़ में, फिर बता जाएंगे आप लोग को। देखिए ये वाला है ताड़पत्र, ये जितना भी लिखा हुआ है ना वो हाथ से लिखा हुआ है। पांडुलिपि का एक पृष्ठ है, पांडुलिपि यानी हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, ये ताड़पत्र है। पहले आदमी ताड़पत्र में ही लिखते थे, पहले पेज और पेन ये सब नहीं था। ठीक है, अतीत की कहानी के लिए कई माध्यम है, जिस साहित्य से हम हजारों साल पहले की बातों को जान सकते हैं। पुस्तक एक प्रमुख माध्यम है। उस जमाने में आज की तरह प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, इसलिए इन पुस्तकों का हाथ से लिखा जाता था, जिसे हम पांडुलिपि कहते हैं। आपको पहले बताया मैंने, जिसको हम हाथ से लिखते हैं उसे पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि को अंग्रेजी भाषा में मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, जो लैटिन शब्द में मैनु से बना है, जिसका अर्थ हाथ है। ये पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष रूप से तैयार भोजपत्र लिखे थे। ये क्वेश्चन में आता है, ये एग्जाम के क्वेश्चन में हमेशा आता है कि हिमालय के क्षेत्र पे जो पेड़ होते हैं जिसे छाल पे हम लोग लिखते हैं उसे वो कौन सा पेड़ होती है, तो वो भुर्ज नाम होता है उसका। ठीक है, कि छाल से विशेष रूप से भोजपत्र लिखी होती है, भोजपत्र पर लिखी होती है। इतने वर्षों में कई पांडुलिपि नष्ट हो गई और हाथ से लिखी रहती है, तो पत्र होते हैं, ताड़पत्र होते हैं, तो वो कोई इतना दिन तक नहीं रह सकते। और पांडुलिपि बहुत सारी नष्ट हो चुकी है और बहुत सारी अभी तक है, मतलब पांडुलिपि आज भी सुरक्षित है। इतिहास की जानकारी के लिए पुस्तकें एक सशक्त माध्यम है।
बौद्ध भारत वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। उपनिषद, महाकाव्य, रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध एवं जैन धार्मिक साहित्यों से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों, राजाओं की जिंदगी और औषधियों पर भी चर्चा मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र व कश्मीरी कवि कल्हण की रचना। ये भी क्वेश्चन हमेशा आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या रचना की, चंद्रगुप्त मौर्य की रचना क्या, या फिर अर्थशास्त्र को किसने रचित किया है। ठीक है, ये आता है। उसके बाद ये राज तरंगिणी, ये कौन किया है, कल्हण की। वो कश्मीर के कवि थे, कहाँ के थे, कश्मीर के कवि थे कल्हण, और उन्होंने राज तरंगिणी को लिखा था। जैसे गैर धार्मिक पुस्तकों से भी भारतीय इतिहास को समझने में आसानी मिलती है। इसे भी धार्मिक पुस्तकों से भी हम ये गैर धार्मिक है, धार्मिक यानी भगवान से रिलेटेड नहीं है, ये लोग बस देश दुनिया व्यापार के बारे में उसमें जानकारी दिया हुआ है, समझने में आसानी मिलती है। कई विदेशी लेखकों ने भी भारतीय इतिहास के बारे में लिखा है। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में ज़्यादातर जानकारी हमें पुरातत्व विभाग द्वारा जुटाए जाते हैं। पुरातत्व विभाग, यूनान के प्राचीन लेखक, यूनान के प्राचीन लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, ये भी है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, उन्होंने कौन सा बुक लिखा था, हिस्टोरिका एग्जाम में आता है, ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। इन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध में लिखा है। इसमें बताया गया हिस्टोरिका में किसके किसके संबंध के बीच वर्णन किया गया, तो भारत और फारस के संबंध के बीच में किया गया है। ठीक है, अब विभाग द्वारा जुटाए गए सबूत से मिलती है। प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। अवशेषों में स्मारक, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर तथा धातु के औजार, प्रतिमाएं, अन्य प्रकार की चीजें भी शामिल है। ये आप लोग देख रहे होंगे, पात्र पुराने पात्र है सब प्राचीन, और यह है सिक्का, ये चांदी का सिक्का है, लोग देख रहे होंगे, प्राचीन काल के चांदी के सिक्का। इस तरह सिक्कों का प्रयोग लगभग 25 वर्ष पूर्व होता था, 2500 वर्ष पूर्व होता था। ठीक है, आपने देखा। अब देखिए येलो में क्या कहा गया है। अब देखिए, अशोक के उत्कर्ष लेखों को सबसे प्राचीन माना जाता है। ठीक है, और उसके अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी और मायक लिपि में है। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रेषप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था, जेम्स प्रेषप ने पढ़ा था। ठीक है, आपने देख लिया, जेम्स प्रेषप सबसे पहले पढ़ते। ये भी एग्जाम में आता है कि अशोक के अभिलेख कितने नाम से थे और क्या क्या नाम से थे, और सबसे पहले उनके अभिलेख को किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रेषप ने पढ़ा था। स्मारक में प्राचीन इमारतें, मंदिर और मूर्तियां आदि है। इनसे विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थिति की जानकारी मिलती है। शिलाओं, खंभों, पत्थरों की दीवारों या मिट्टी तथा पत्थरों के छोटे फलकों पर उकेरे गए लेख भी हमारी जानकारी के महत्वपूर्ण माध्यम है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को, जब उत्कीर्ण किया हुआ था, उस लेख के अध्ययन किया था, उसे एपिग्राफी कहा जाता था। लिखने की सबसे पुरानी प्रणाली हड़प्पा के मुद्राओं में पाई जाती है, लेकिन इसे पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है, जो कि मैंने पहले ही आप लोग को बताया था कि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। सिक्के भी ऐतिहासिक जानकारी से स्रोत होते हैं। प्राचीन काल में चांदी, सोने व तांबे के सिक्के प्रचलन में थे। देश में पहली बार लिखित स्वर्ण के सिक्के हिंद युवान ने चलाए थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने चलाए, कौन शासक ने चलाया था, तो हिंद युवान शासक ने चलाया था। ठीक है, और हस्तलिपि भी प्राचीन काल की जानकारी का एक स्रोत है। पाली और प्राकृतिक भाषा हमारे देश में कम बोली जाती है। कई किताबें संस्कृति और अरबी भाषा में है। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली तमिल भाषा में भी काफ़ी पुराना साहित्य मिलता है। देखिए इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए ये भी जाना जरूरी है। देखिए क्या है, सिक्के के अध्ययन को क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मैटिक्स, अर्थात मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। दक्षिण भारत में अरिकमेडू नामक स्थान की खुदाई में रोमन सिक्के मिले, जिससे प्राचीन काल में रोम तथा दक्षिण भारत के बीच व्यापारिक संबंध का पता चलता है। मतलब हम लोग के प्राचीन में भी व्यापारिक संबंध थे। जैसे अभी है चीन भारत का है, चाहे अमेरिका भारत का है, अभी व्यापारिक संबंध है ना उन लोग से। पहले भी प्राचीन में भी देखिए हमें जानकारी मिली ना, जो सिक्कों से हमें मिलती है कि कहा जाता है, जो कि दक्षिण भारत में आर्यभट्ट स्थान की खुदाई हुआ था, वहाँ से मिला हुआ था, तो उसमें हम लोग को पता चलता है। ठीक है, प्राचीन काल में, अब झारखंड को थोड़ा पढ़ते हैं। प्राचीन काल में छोटा नागपुर, वर्तमान में जिसे झारखंड बोलते हैं, घनघोर जंगल से घिरा था। भौगोलिक स्थिति से इस क्षेत्र को काफी लाभ मिला। गुप्त वंश के शासकों और गोंड शासकों को छोड़कर प्राचीन भारत में किसी राजवंश ने इस क्षेत्र में अधिक समय तक शासन नहीं किया था। बस इस क्षेत्र में कौन किया था, गोंड और शासक, गुप्त वंश और गोंड शासक नहीं, इसमें बस राजवंश नहीं, मतलब इसमें शासन किया था। बाकी अदर कोई शासक ने यहाँ झारखंड में कोई शासन नहीं किया था। विभिन्न जिलों पाषाणकालीन औजार और उपकरण बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए। पुरातात्विदों ने अनुसार झारखंड में आदिकाल से मानव रहते आए हैं। हजारीबाग के जिले के इसका में एक समतल शिलाखंड पर प्रागैतिहासिक मानव द्वारा की गई चित्रकारी का नमूना प्राप्त हुआ। कई स्थलों से कुल्हाड़ी, फलक, वैदनी, खुरचनी, बेधक, दक्षिणी आदि पत्थर निर्मित हथियार प्राप्त हुए हैं।
छोटा नागपुर में असुर जनजाति को सबसे पुराना जनजाति, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, छोटा नागपुर में असुर जनजाति को सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। यहाँ उसके समय की ईंटें पाई गई है। इसकी लंबाई 17 इंच, चौड़ाई 10 इंच व मोटाई 3 इंच है। ये प्रागैतिहासिक असुर सभ्यता एक ही कोटि की थी। ठीक है, कितने थे? एक ही कोटि के थे। रांची गजेटियर 1917 ईस्वी में असुरकालीन बहु से अवशेषों के आधार पर यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है कि मुंडा, उराव आदि जातियों के आगमन के पूर्व इस क्षेत्र में एक भिन्न सभ्यता विकसित थी। संभव है ये सभ्यता असुर जनजाति की थी। सबसे पुरानी जब जनजाति असुर की ही थी तो सबसे भिन्न सभ्यता जो विकसित थी वो असुर की ही होगी। ठीक है, वही यही बता रहे, ये हो गया। प्राचीन काल में झारखंड से होकर वर्तमान ओडिशा, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत प्रदेश तक अनेक रास्ते थे। उन मार्गों से सेना, व्यापारी और तीर्थयात्री गुजरते थे। ठीक है, आइए एक महत्वपूर्ण जानकारी ये चीज़ देखते हैं, इतिहास और तिथियाँ। ये इतिहास और तिथियाँ में बहुत सारी कन्फ्यूज़ होती है। जब हम लोग BC और AD लिखते हैं ये अभी तक कन्फ्यूज़ में लगा हुआ रहता है। देखिए NCERT में इसके लिए बताया गया है, वो भी 6th क्लास से ही देखिए बताया हुआ है कि बच्चे पहले से जाने। लेकिन हम लोग की ये है कि NCERT को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ के निकल जाते हैं। लेकिन बाद में कोई भी एग्ज़ाम आप क्लियर करना चाहते हो, JPSC हो, UPSC हो, चाहे BPSC हो, चाहे कुछ भी चीज़ का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आप NCERT कर लीजिए। NCERT करिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके में। UPSC में तो खासकर बोला जाता है कि आप NCERT कंप्लीट करिए, बाकी सब आप करके लेके जा सकते हो। आप NCERT कंप्लीट करते जाइए, हम हैं बता रहे हैं आप लोग को, पढ़ते जाइए, सुनते जाइए, बस आप लोग को याद होते जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने इतिहास में तिथि से पहले ईसा पूर्व BC या AD लिखा देखा होगा। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगरियन कैलेंडर जो कि जिसे कहते हैं ईसाई कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले समय को ईसा पूर्व कहते हैं। और BC को बोलते हैं बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, कहा जाता है। इसे पूर्व में वर्ष की गिनती विपरीत दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। इसी ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। ठीक है, इसके लिए संक्षेप में ईस्वी लिखा जाता है। AD यानी अनोन डोमिनी का शब्दायिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वर्तमान में AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। कभी कभी अंग्रेजों के BP अक्षरों का प्रयोग भी होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। NCERT में जो ये सब दिए हुए रहते हैं ना, ये सब करिएगा ना, इसमें बहुत कुछ हम लोग लिखने का प्रैक्टिस भी होता है, बहुत कुछ समझने में। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन के लिए लिखा दिया हुआ है, इसको जानने के लिए शब्दार्थ दिया गया है, बस चर्चा करने के लिए दिया गया है। ये सबसे बहुत कुछ हमें जानकारी मिलती है और हमारी रिवीजन भी होती है। देखिए जैसे यहाँ पे बताया गया है, आप लोग देखिए। ठीक है, बीते दिनों में मानव की कहानी को क्या कहा जाता है, आप लोगों ने पढ़ाई, अगर अच्छे से सुनिएगा तो इसको आप लोग कर पाइएगा। भारत में देश का एक अन्य नाम भी है। देश क्या है? देश में भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ क्या है? प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को डैश विज्ञान कहा जाता है। डैश जनजाति छोटा नागपुर से प्राचीन जनजाति माना जाता है। ठीक है, ये असुर जनजाति हम लोग पढ़े थे। ऐसे ही करके आप लोग करिएगा, रिकॉल भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, और ये चीज़ आप लोग कभी भूलिएगा ही नहीं, मतलब टिप्स पे आपकी हो जाएगी। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए और बस सुनिए और घर में चर्चा करिए, बच्चे को भी बताइए, और खुद इसका अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले NCERT को अच्छे से आप पढ़िए, एक एक चैप्टर को पढ़िए, सुनिए, देखिए आपका हर एक एग्जाम में कैसे क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, चर्चा करिए, ये सब देखिए। ठीक है, दिया हुआ है। चलिए आज का सेशन कंप्लीट हुआ, फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज कंप्लीट किए। ठीक है, रोज़ आपके लिए एक एक चैप्टर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं आज का सेशन। आप लोग को अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। ठीक है, शेयर करिए। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय ऑल ऑफ़ यू।